चलो क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे एक बार, है ना। एक टॉपिक और है ये डुअल नेचर वाले में, उसको कंप्लीट करके फिर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा था, है ना। एक बार याद दिला देता हूं, जो नहीं थे ध्यान देंगे एक बार। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने क्या देखा था कि एक मेटल सरफेस पे जब लाइट स्ट्राइक होती है ना, एक मेटल सरफेस में जब एक लाइट स्ट्राइक होती है ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करा देती है, एमिट करवा देती है, बाहर निकाल देती है। उसका रीजन अपन ने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से देखा था कि कोई भी लाइट होगी तो उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, एंड दैट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। यही था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जो समझा रहा था लाइट का डुअल नेचर। कौन सा डुअल नेचर? पार्टिकल नेचर। वेव नेचर तो हम पहले से पढ़ चुके थे, पर लाइट का पार्टिकल नेचर भी होता है, ये प्लैंक्स ने बताया था कि लाइट में पार्टिकल्स होते हैं और उन पार्टिकल्स की क्या होती है, एनर्जी होती है, राइट। और उन पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम। और एक क्वांटम की एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी से, उस लाइट की फ्रीक्वेंसी से। और इसको अपन ने हटाने के लिए क्या किया था, एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया था, h नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमने क्या लिखी थी, 6.626 इंटू 10 टू द पावर जूल सेकेंड। यूनिट भी याद रखना है ना। तो इससे अपन बता सकते हैं कि क्यों एक लाइट जब आके मेटल सरफेस में टकराई, इलेक्ट्रॉन बाहर आया। क्यों? क्योंकि उस लाइट के पास एनर्जी थी, उस लाइट के पास छोटे छोटे पैकेट्स थे जिनके पास एनर्जी थी। उन पैकेट्स ने अपनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दी और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पकड़ को छोड़ के बाहर आ गया। ठीक है, तो कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है किसी भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए? एच न्यू नॉट वर्क फंक्शन, उस मेटल का वर्क फंक्शन। मिनिमम एनर्जी आपको इतनी देनी पड़ेगी। इससे ज्यादा दोगे तो अच्छी बात है, बट इससे कम दोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। और इस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एनर्जी को बोलते हैं वर्क फंक्शन, डिनोटेड बाय डब्ल्यू। ठीक है, इससे ज्यादा एनर्जी का लाइट दे सकते हो आप। और ये मेटल टू मेटल डिफर करता है ना। सोडियम का हो सकता है वर्क फंक्शन कम होगा, है ना। लिथियम का ज्यादा होगा, क्योंकि लिथियम छोटा है ना, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन और पास है। याद है आप लोग, आप ही तो बताए थे मुझे कि सर छोटा है तो इलेक्ट्रॉन पास होगा न्यूक्लियस के, तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो लिथियम का वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, सोडियम का उससे कम होगा, पोटेशियम का और कम होगा। जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ रहा है, लिथियम इतना छोटा है, सोडियम उससे बड़ा है, पोटेशियम उससे बड़ा है। इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इतने पास है, इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर है, और यहाँ पे और ज्यादा दूर है। तो किसको निकालना आसान होगा? लास्ट वाले को। अरे जो दूर है पकड़ वीकर है ना, समझ गया ना। यहाँ पे न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्टेड है, या इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्टेड है न्यूक्लियस से, तो यहाँ एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, यानी कि इसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, इसका वर्क फंक्शन कम होगा। ठीक है, अब आपने एक फ्रीक्वेंसी नू नाम की एमिट करवाई, तो एनर्जी वॉज एच नू। इसमें से कुछ एनर्जी यूज हो गई इलेक्ट्रॉन को निकालने में, और बाकी कन्वर्ट हो गई उसकी काइनेटिक एनर्जी में। कहने का मतलब, अगर आपने एक्सेस एनर्जी दी, मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए 50 जूल चाहिए था, बट आपने कितना दे दिया, 100, तो पहले 50 से वो बाहर आएगा और बचे हुए 50 को लेके भागेगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दैट इलेक्ट्रॉन विल नॉट जस्ट बी रिमूव्ड, इट विल आल्सो रन विद दैट रिमेनिंग एनर्जी। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? तो दैट एक्सेस एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से हम फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन समझा पा रहे थे। उसके पहले फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हम पढ़ लेंगे ना, तो आपको समझ में नहीं आया कि ऐसा हो क्यों रहा है। इससे पहले मैंने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बताई आपको, फिर अपन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन समझे। पर पहले फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन समझाता कि एक लाइट आकर के इलेक्ट्रॉन को से टकराएगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। आपको समझ में नहीं आया कि ऐसा क्या हुआ सर कि वो इलेक्ट्रॉन बाहर आया। तो अब हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि वो लाइट के पास एनर्जी थी, दैट लाइट हैज गॉट एनर्जी। वो एनर्जी किसको ट्रांसमिट कर दी उसने? इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की पकड़ को छोड़ के बाहर आ गया। दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। और जो इलेक्ट्रॉन बाहर आया उसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। और जो करंट बनता है इससे, अगर आप इसको कनेक्ट कर देते पॉजिटिव नेगेटिव सप्लाई से, एक पोटेंशियल डिफरेंस दे देते, तो अब बनता फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, फोटो वर्ड इसलिए यूज करें कि ये सारी चीजें किसके हेल्प से हो रही है? लाइट के हेल्प से, तो फोटो आ रहा है। ठीक है,
ओके इसके अलावा एक कंसेप्ट और है जो अपन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से समझा पाएंगे, उसका नाम है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब होता है, ब्लैक बॉडी मतलब ऐसी बॉडी जो हर टाइप की फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब और एमिट कर सकती है, उसको ब्लैक बॉडी बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपने कभी नोटिस किया होगा किसी चीज को जब हम बर्न करते हैं, जैसे आप आयरन को ही पकड़ लो, अगर आप अपन लोहे को जलाते हैं ना, तो पहले वो रेड लाइट से बर्न होगा, पहले वो रेड कलर में कन्वर्ट होता है। फिर जब आप कंटिन्यूअसली और उसको हीट करते रहोगे ना, तो वो धीरे धीरे येलो बनना चालू होता है, ब्लू बनना चालू होता है, मतलब उसका कलर चेंज होता रहता है आयरन का, जब वो जलता है, जब वो बर्न होता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आयरन को जब अपन जला रहे हैं तो वो अलग अलग कलर की लाइट एमिट क्यों कर रहा है? तो अब आप इसका आंसर दे सकते हो कि जब आपने उसको जलाना चालू किया तो पहले थोड़ी थोड़ी एनर्जी गई होगी, तो उस थोड़ी एनर्जी के कारण लो फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट हुई, विच इज रेड। रेड लो फ्रीक्वेंसी लाइट होती है ना, हाई वेवलेंथ करस्पॉन्ड्स टू लो फ्रीक्वेंसी, लो वेवलेंथ करस्पॉन्ड्स टू हाई फ्रीक्वेंसी। ये तो उल्टा होता है, अपन बात की थी इसके बारे में, राइट? तो रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, तो अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू एच न्यू, कम एनर्जी पे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट होगी। इफ यू कीप ऑन हीटिंग तो एनर्जी बढ़ती जाएगी ना, तो इससे अब वो धीरे धीरे अलग अलग कलर की हायर फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट करना स्टार्ट किया। तो उससे ज्यादा वाली क्या होती है आपकी? रेड के पहले और क्या आएगा? हाँ, येलो ऑरेंज रेड ऐसा बोलते हैं ना, तो येलो एमिट करना चालू करेगा, और फिर और पीछे आएंगे तो ब्लू, वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन के बाद येलो आया था ना, तो इसलिए वो हायर एमिट फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट करना स्टार्ट किया, क्योंकि आप एनर्जी तो बढ़ाते जा रहे हो ना, यू कीप ऑन हीटिंग दैट, तो एनर्जी बढ़ रही है, अकॉर्डिंगली वो उतनी ही हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट कर रहा है। आपको बताना है कि सर कितनी फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, तो आप पहले एनर्जी समझ लो कि एनर्जी कितनी दी उसको, अपॉन एच कर देना तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, फिर वो बैंड से ढूंढ लेना कौन सा कलर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ना अपने पास, उस दिन भी तो अपन देखे थे ना, एक लाइट का ग्रीन लाइट था वो, याद है क्वेश्चन किए थे जिसमें वेवलेंथ आ रही थी, फिर वेवलेंथ की हेल्प से आपने वो बैंड में देखा था कि ये वेवलेंथ कहां फॉलो हो रही है, 500 कुछ आ रहा था ना, हाँ हाँ 500 कुछ आ रहा था, तो वो आ रहा था आपका ग्रीन लाइट के रीजन में। सबका अपना अपना रीजन का वो है ना, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, ऑल द कलर्स हैव गॉट देयर ओन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ठीक है, ओके, तो हेड डालना ब्लैक बॉडी रेडिएशन। हाँ हाँ, मतलब अगर उतनी एनर्जी तक आप दे रहे हो पर उसके पहले अगर मेल्ट हो गया वो, तो फिर वो लाइट एमिट नहीं करेगा वैसा, ठीक है, क्योंकि मेल्ट हो जाएगा। हाँ बोल, लिखो नीचे ब्लैक बॉडी रेडिएशन है डालेंगे। ये दूसरा कंसेप्ट है जो हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। सुन रहे हैं क्या? वरना प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के पहले आप ये दोनों कंसेप्ट समझा नहीं पाते, ना फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ना ब्लैक बॉडी रेडिएशन। हाँ लिखेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसमें आइफन डाल के लिखना। if any substance if any substance with high melting point in if any substance with high melting point if any substance with high melting point is heated if any substance with high melting point, समझ के लिखना जो लिख रहे हो, if any substance with high melting point is heated comma, it first becomes red, it first becomes red comma, then yellow, and finally begins to glow with blue light. Next paragraph में लिखना, if the substance being heated if the substance being heated is a black body ब्रैकेट में लिखना ब्लैक बॉडी का मतलब क्या होता है, if the substance being heated is a black body in the bracket, right, which is a perfect absorber
which is a perfect absorber and perfect radiator of energy. Perfect absorber matlab it can absorb all the frequency of light and it can emit all the frequency of light, which is a perfect absorber and perfect radiator of energy. ये ब्रैकेट में जो अपन लिखा है ये ब्लैक बॉडी का मीनिंग है. ब्रैकेट क्लोज कर देना, comma, the radiation emitted is called black body radiation. The radiation emitted is called black body radiation. The radiation emitted is called black body radiation. अब इसका एक्सप्लेनेशन लिखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है. अपन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से इसको रिलेट करते हैं कि प्लैंक ने बोला था कि आप ज्यादा से ज्यादा एनर्जी देते जाओगे तो वो हायर एंड हायर फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट करता जाएगा. ठीक है, तो नेक्स्ट पैराग्राफ पे लिखेंगे व्हेन सॉलिड सब्सटेंस, when some solid substance is heated, when some solid substance is heated, when some solid substance is heated, comma, the atoms of the substance, when some solid substance is heated, the atoms of the substance are set into when a solid substance is heated, the atoms of the substance are set into oscillation. वाइब्रेट होंगे ना जब वो हीट होंगे, धीरे धीरे करके वो वाइब्रेट होकर अपनी एनर्जी से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर देंगे और वो सॉलिड क्या बन जाएगा, लिक्विड, मेल्ट हो जाएगा. यही तो होता है. फिर यही लिक्विड में फिर वाइब्रेशन होंगे और फिर वो बॉयल होकर के इवेपोरेट हो जाएगा. हाँ, तो when a solid substance is heated, the atoms of the substance are set into oscillation and emit radiation of frequency nu. Emit radiation of frequency nu. New symbol बनाया ना, new. Full stop. Now as heating is continued, अगर आप अभी भी हीट करते रहोगे, now as heating is continued, more and more energy is being absorbed. Now as heating is continued, more and more energy is being absorbed by the atoms, and they emit radiations of, more and more energy is being absorbed by the atoms and they emit radiations of higher and higher frequency. They emit radiations of higher and higher frequency. ठीक है, अब पहले रेड क्यों आता है, क्योंकि रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, तो उसके लिए एक लाइन और लिखना, एज रेड लाइट हैज मिनिमम फ्रीक्वेंसी, as red light has minimum frequency, as red light has minimum frequency and yellow has higher frequency, as red light has minimum frequency and yellow has higher frequency. Therefore, the body on heating first becomes red. Therefore, the body on heating first becomes red, comma, then yellow, and so on.
Therefore, the body on heating first becomes red, comma, then yellow, and so on. ठीक है, चलिए नेक्स्ट हैंड डालेंगे. आपने ऊपर डेवलपमेंट में क्या क्या लिखा था, एक बार देखोगे क्या? अपन एक हैंड डाले थे ना, डेवलपमेंट लीडिंग टू बोर्स मॉडल. मिला हेडिंग? ज्यादा पीछे नहीं जाना है, 2-3 पेज ही पीछे जाओगे तो आपको मिल जाएगा. हाँ, उसमें पहला क्या लिखे थे? डुअल नेचर ऑफ लाइट. हाँ, वही डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. वही, अरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को लाइट बोलते हैं. ठीक है, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. और दूसरा के पॉइंट क्या लिखे थे? एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा, है ना, ये वाला पॉइंट अब पढ़ना है अपने को. ठीक है, तो हैंड डालेंगे. हैंड डालने का एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. स्पेक्ट्रा का मीनिंग तो मैंने आपको बता दिया ना. स्पेक्ट्रा मतलब क्या होता है? बैंड ऑफ कलर्स, बैंड ऑफ वेवलेंथ बोल लो, जिसमें अलग अलग कलर की वेवलेंथ होगी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट्स होगी. ठीक है, उसको कहते हैं अपन स्पेक्ट्रा. आप याद रखने के लिए वो व्हाइट लाइट वाला एग्जांपल हमेशा याद रखना. जब भी स्पेक्ट्रम आपके माइंड में आएगा ना, तो व्हाइट लाइट वाला प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट आ जाना चाहिए माइंड में, कि जब व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास कराएंगे तो इट स्प्लिट्स इनटू इट्स 7 डिफरेंट कलर्स. रिफ्रैक्शन होगा ना वहां पे. आपको याद है, ये अपन प्रिज्म बनाते थे और यहां से व्हाइट लाइट लेके आते थे. आपको पता है कि ये कहां से आ रही है? रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो रिफ्रैक्ट होगी, तो यहाँ वो बेंड हो जाएगी. बट मीडियम में कलर सब लाइट के अलग अलग होते हैं, तो इट विल स्प्लिट इनटू द 7 कलर्स एंड कम आउट अगेन बाय बेंडिंग. और आपको यहाँ पे एक फोटोग्राफिक प्लेट लगानी है. उस फोटोग्राफिक प्लेट में आप सारे कलर को क्या करोगे? कलेक्ट करोगे. और जब इस फोटो को ऐसे, इस प्लेट को जब आप ऐसे देखोगे, अभी ऐसी थी ना ये, अब ऐसे घुमा के देखोगे, यू विल फाइंड 7 बैंड्स ऑफ कलर स्टार्टिंग फ्रॉम वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. क्योंकि ये व्हाइट लाइट थी इसलिए ऐसा हुआ, 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई. याद है ये वाला एक्सपेरिमेंट? ये डिस्पर्जन था हमारा, क्लास 10 में पढ़ते थे डिस्पर्जन ऑफ लाइट. इसी से रेनबो बनता है ना. इसी फिनोमिना से क्या होता है? रेनबो का फॉर्मेशन होता है. बस वहां पे प्रिज्म की जगह क्या होता है? वाटर ड्रॉपलेट्स. वाटर ड्रॉपलेट्स में ऐसे ही हमने देखा था कि इस टाइप का इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होके आपके 7 कलर्स बाहर आ जाएंगे एंड यू सी द रेनबो. क्या बोल रहा था कुछ? रेड लाइट डेविएट्स द लीस्ट ना, इसलिए रेड लाइट ऊपर बनेगी और वायलेट नीचे. वायलेट ऊपर मत बना देना, समझ रहे हैं क्या? जब व्हाइट लाइट अपने 7 कलर्स में स्प्लिट होती है तो रेड इज डेविएटेड द लीस्ट एंड वायलेट द मोस्ट. तो वायलेट नीचे बनेगा एंड रेड ऊपर. करेक्ट. तो इसी को अपन स्पेक्ट्रम बोलते हैं. ये किसका स्पेक्ट्रम है? व्हाइट लाइट का. किसका स्पेक्ट्रम है? व्हाइट लाइट का. एम आई क्लियर? ठीक है. अब बोर का ही एक और कंसेप्ट अपन इससे समझेंगे कि बोर ने ऐसा क्यों बोला कि KLMN ऐसे अलग अलग लेवल्स होते हैं. रदरफोर्ड ने तो नहीं बोला था ना. रदरफोर्ड ने क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड देयर ऑर्बिट, अराउंड द न्यूक्लियस इन द ऑर्बिट्स. इतना ही बोल के छोड़ दिया था ना. एनर्जी का कंसेप्ट किसने लाया था? बोर ने. पर कब लाया था? जब इसके पहले, बोर के पहले ये दो चीजें हो चुकी थी. हम 9th में इन दोनों चीजों को नहीं पढ़ते थे. कौन दोनों चीजों को? डुअल नेचर ऑफ लाइट और एटॉमिक स्पेक्ट्रा. कि कोई चीज को अपन बर्न करते हैं या वो लाइट एमिट करती है, तो वो अलग अलग स्पेक्ट्रम की लाइट होती है. जैसे हाइड्रोजन गैस है, आपको याद है वो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हमने जब किया था, जिससे अपन ने कैथोड रे को डिस्कवर किया था, तो मैंने क्या बोला था? अंदर हाइड्रोजन गैस भर दो या कोई और गैस भर दो, तो आपको अलग अलग कलर की कैथोड रेज दिखेंगी. जैसे अगर आप हाइड्रोजन गैस भरोगे ना, यू विल फाइंड ग्रीन रेज. आपको कौन सी कलर की रेज मिलेगी? ग्रीन कलर की कैथोड रेज मिलेगी, क्योंकि उसके अंदर गैस हाइड्रोजन भरी हुई है. अकॉर्डिंगली अगर आप दूसरी गैस लोगे, दूसरा एलिमेंट लोगे, अंदर बर्न करोगे, तो अलग कलर की लाइट आपको दिखेगी. तो ऐसा क्यों हो रहा है? Why those different atoms are giving different kind of light? ये क्वेश्चन आया. आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ठीक है, तो उसको अपन इन दोनों से समझेंगे, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा से.
ठीक है, तो एंड इसमें हाइफन डाल के लिखेगा नीचे पहले एमिशन स्पेक्ट्रा लिखेगा। दो स्पेक्ट्रा है ना, एक एमिशन स्पेक्ट्रा और एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है। तो फर्स्ट एक सब डालेंगे एमिशन स्पेक्ट्रा, एमिशन स्पेक्ट्रा आइफन डाल के लिखेंगे इसमें। व्हेन द रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम सम सोर्स, व्हेन द रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम सम सोर्स, when the radiation emitted from some source, example from the sun, or by passing electric discharge, or by passing electric discharge through a gas at low pressure, or by heating some substance, or by heating some substance to high temperature. At low pressure, or by heating some substance to high temperature, etc. ये तीन तरीके का सोर्स लिखे अपन। चलो आप लोग लिख लो 2 लाइन, फिर मैं पूरा पैराग्राफ समझाता हूं। is passed directly through prism, is passed directly through prism, is passed directly through prism and then received on the photographic plate, and then received on the photographic plate, and then received, is passed directly through the prism and then received on the photographic plate, comma, the spectrum obtained is called emission spectrum. The spectrum obtained is called emission spectrum. पूरा रीड कर रहा हूं, ध्यान से देखना। When the radiation emitted from some source, वो सोर्स का एग्जांपल लिखे अपन, वो सोर्स सन हो सकता है, और बाय पासिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू अ गैस एट लो प्रेशर, वो ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट जहां पे अंदर हाइड्रोजन गैस थी एट लो प्रेशर, और साथ में अपन ने कैथोड एनोड लगाया था और बाहर एक बैटरी लगाई थी। तो वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास होने के कारण हाइड्रोजन गैस को उतनी हीट मिली थी और वो ग्रीन कलर की लाइट एमिट करना चालू कर दी थी। या फिर किसी भी चीज को, सब्सटेंस को हीट करना एट हाई टेम्परेचर, इन तीनों चीजों से आपको लाइट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? सन से तो डायरेक्टली मिल रही है, किसी चीज को जलाओगे तो उसकी लाइट मिलेगी, और हाइड्रोजन गैस को या किसी भी गैस को अगर आप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दोगे एक ट्यूब के अंदर एट लो प्रेशर, तो भी वो एक लाइट एमिट करेगी। हमको लाइट चाहिए, क्या चाहिए? लाइट। किसी भी सोर्स से लाइट आनी चाहिए। आप ट्यूबलाइट भी ले सकते हो, वो भी तो एमिट कर रही है ना लाइट, इट इज ऑल्सो एमिटिंग व्हाइट लाइट, है ना। और फिर उस लाइट को अपन को क्या कराना है? प्रिज्म से पास कराना है, और फिर वो स्प्लिटिंग होगी उसकी, एंड देन वी हैव टू कलेक्ट इट ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट। अब जो आपको स्पेक्ट्रम फोटोग्राफिक प्लेट में दिख रहा है ना, उसको कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। रीड कर रहा हूं। व्हेन द रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम सम सोर्स, एग्जांपल फ्रॉम द सन, और बाय पासिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू अ गैस एट लो प्रेशर, और बाय हीटिंग सब सब्सटेंस एट हाई टेम्परेचर एक्सेट्रा, ये तीनों तरीके हैं, इज पास्ड डायरेक्टली थ्रू द प्रिज्म। जो सोर्स है उससे जो लाइट एमिट हुई है उसको अपन कहां से पास करा रहे हैं? प्रिज्म से। इज पास्ड डायरेक्टली थ्रू द प्रिज्म एंड देन रिसीव्ड ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट। अब फोटोग्राफिक प्लेट जो आपको दिख रही है उसी को कहेंगे उस सब्सटेंस का एमिशन स्पेक्ट्रा। मान लो आप सोडियम जला रहे हो, आप गोल्ड जला रहे हो, आप हाइड्रोजन जला रहे हो, तो तीनों का स्पेक्ट्रम अलग अलग दिखेगा। मैं व्हाइट लाइट, मैंने सन की लाइट को ही प्रिज्म से पास करा के फोटोग्राफिक प्लेट में लिया, तो मेरे को क्या मिलेगा? 7 बैंड ऑफ कलर। आपको अलग कलर का बैंड मिलेगा, आपको अलग कलर का, और आपको अलग कलर का। समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं?
क्योंकि आपने सोडियम को जलाया था, सोडियम को जलाने के बाद जो लाइट निकली आपने उसको प्रिज्म में डाला और प्रिज्म ने उसको स्प्लिट कर दिया उनके अलग अलग कंपोनेंट्स में और फिर उसको हमने बैंड में कलेक्ट कर लिया। तो अब जो हमको वो बैंड दिख रहा है ना, दैट इज अवर एमिशन स्पेक्ट्रा। इसको एमिशन स्पेक्ट्रा क्यों नाम दे रहे हैं? क्योंकि वो किसी सोर्स से लाइट एमिट होके आई है। आइदर द सोर्स इज सन, तो सन से व्हाइट लाइट आ रही होगी, सोडियम को जलाने पे सोडियम के हिसाब से लाइट आएगी, हाइड्रोजन को जलाने पे हाइड्रोजन के हिसाब से लाइट आएगी। तो सोर्स पे डिपेंड करेगा लाइट कैसी आ रही है और फिर उसी लाइट को प्रिज्म से पास कराना है और फोटोग्राफिक प्लेट में ऑब्टेन करना है। तो जो स्पेक्ट्रम आपको दिखेगा, जो बैंड ऑफ कलर्स आपको दिखेंगे, उसी को कहेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो दो टाइप का बनाएंगे अपन, एक व्हाइट लाइट का बनाते हैं और एक कोई एलिमेंट का बनाते हैं। ठीक है, क्या फर्क होगा अपन समझते हैं। तो नीचे लिखेंगे डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ रेडिएशन, डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ रेडिएशन, डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ रेडिएशन, depending upon the source of radiation, the emission spectra are of two types. The emission spectra are of two types. The emission spectra are of two types. फर्स्ट लिखेंगे ए और बी करके दो टाइप लिखेंगे। अभी अपन एमिशन स्पेक्ट्रा पढ़ रहे हैं, इसके बाद एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे। ए लिखेंगे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, एंड बी लिखेंगे लाइन स्पेक्ट्रा। कंटिन्यूअस एंड बी है लाइन, लाइन LINE, लाइन स्पेक्ट्रा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा एंड लाइन स्पेक्ट्रा। ठीक है, चलो इन दोनों को समझते हैं फिर लिख लेंगे। ध्यान देना इधर, हमारा जो ये पूरा सिस्टम होता है इसको अपन स्पेक्ट्रोग्राफी बोलते हैं, जिससे अपन स्पेक्ट्रम बना रहे हैं किसी भी लाइट का। उसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? आपके पास एक प्रिज्म होता है, ठीक है, और एक फोटोग्राफिक प्लेट होती है। आपने व्हाइट लाइट को स्ट्राइक करवाया, प्रिज्म ने उसको 7 कलर्स में स्प्लिट कर दिया एंड दे आर कलेक्टेड इन अ फोटोग्राफिक प्लेट। तो आपको ये बैंड कैसा दिखने वाला है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसको कहेंगे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। नाम क्यों कंटिन्यूअस पड़ा? कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? लगातार, लाइन से। आपको लाइन से सारे कलर मिल रहे हैं, बीच में कहीं भी गैप नहीं होगा। ये पूरी पट्टी वायलेट कलर की होगी, फिर ये पूरी पट्टी इंडिगो की होगी। हो सकता है कलर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी करें, ये इंडिगो इस वायलेट के ऊपर ओवरलैप कर रहा होगा, समझ रहे हैं क्या? ये ब्लू वायलेट, इंडिगो ब्लू आपके इंडिगो पे ओवरलैप कर रहा होगा, ग्रीन ब्लू पे ओवरलैप कर रहा होगा। मतलब पूरे कंटिन्यूटी में आपको कलर मिलेंगे, 7 कलर्स इन कंटिन्यूअस फॉर्म। तो इस टाइप के स्पेक्ट्रम को बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो अपन ने क्या लिखा ऊपर लाइन? डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ लाइट। ये कहां का सोर्स था? ये कोई व्हाइट लाइट का सोर्स था। किसका सोर्स था? ये व्हाइट लाइट का सोर्स था। तो अपन को पूरा 7 कलर्स का कंटिन्यूअस बैंड मिल गया, उसी को भी बोला हमने कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब समझना एक और एग्जांपल। अब हमने ले लिया एक कैंडल, कैंडल से जला रहे हैं किसी चीज को, और जब वो जलेगा तो कुछ लाइट एमिट होगी। ये रहा हमारा कैंडल, ठीक है, और यहां मैंने NaCl, नमक, नमक को जलाया, NaCl को जलाया, तो इससे एक लाइट एमिट होगी। अगेन उस लाइट को अपन कहां डालेंगे? प्रिज्म में। स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोस्कोप तो पूरा बनाएंगे ना, प्रिज्म लेंगे और यहां पे हमारा होगा फोटोग्राफिक प्लेट। व्हाइट लाइट कहां से आ गया? फोटोग्राफिक प्लेट। ठीक है, अब ये अंदर स्प्लिट हुआ। अब ये 7 कलर में स्प्लिट नहीं होगा क्योंकि ये व्हाइट लाइट नहीं है। सुन रहे हैं क्या? व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर होते हैं, इसलिए प्रिज्म में जाने के बाद वो अपने 7 कलर में स्प्लिट हो गई। क्यों? क्योंकि 7 कलर की स्पीड अलग अलग थी, तभी वो स्प्लिट हुई। एयर में व्हाइट लाइट व्हाइट दिखती है, क्यों? क्योंकि एयर में सारे कंपोनेंट्स की स्पीड, अब बोलना, सेम होती है, सेम होती है। बट एक मीडियम में जाने के बाद स्पीड अलग अलग हो जाती है। वायलेट अलग स्पीड से चलेगा, इंडिगो अलग स्पीड से चलेगा, रेड अलग स्पीड से चलेगा, इसलिए अंदर जाने के बाद वो स्प्लिट हो जाते हैं। यही तो रीजन था डिस्पर्जन का। हम पढ़े तो है ना डिस्पर्जन, कि इट इज द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कलर्स। बट वो डिस्पर्जन होता क्यों है? क्योंकि एयर में लाइट की स्पीड हर कलर की बराबर है, 3 × 10⁸ बट
एक मीडियम में जाने के बाद वो मीडियम ग्लास भी हो सकता है, वो मीडियम पानी भी हो सकता है। आप देखिए कभी पानी में भी हमको 7 कलर्स दिखते हैं, तो वहां भी स्प्लिटिंग हुई है, वहां भी आपको स्पेक्ट्रम मिला है, समझ रहे हैं? तो रिफ्रैक्शन होने के बाद जिस स्पीड चेंज हो गई सबकी, इसलिए वो अपने अपने अलग अलग कलर में स्प्लिट हो गए। एम आई क्लियर? समझ में आ रही है यहां तक बात? ठीक है, तो व्हाइट लाइट से अपन को कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिला। अब अगर मैं NaCl जलाऊंगा तो NaCl अपने हिसाब से लाइट बनाएगा ना, वो व्हाइट लाइट थोड़ी ना देगा। ये ऐसा सोर्स है ही नहीं जिससे व्हाइट लाइट निकले। तो अब ये जब एमिट होकर के हम जब इसको फोटोग्राफिक प्लेट में लेंगे और इसको जब अपन ऐसा करके देखेंगे, तो आपको यहाँ पे सिर्फ दो तीन बैंड भी नहीं बोलना चाहिए, 2-3 लाइंस मिलेंगी बस, है ना? NaCl क्या है? येलो कलर की लाइट से जलता है। When you burn NaCl, it will emit yellow colors. सोडियम येलो कलर एमिट करता है। अब उस येलो कलर में हमको पता ना अलग अलग शेड्स होते हैं, येलो कलर में भी अलग अलग शेड्स होते हैं कि नहीं? एक ही टाइप का येलो कलर होता है, अलग अलग शेड्स होते हैं। तो आपको अकॉर्डिंगली येलो वाले बैंड में, हमारा येलो बैंड कहां पे था? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, फिर रेड। तो येलो वाले बैंड में ही सिर्फ 2 लाइन मिलेगी, बाकी पूरा का पूरा फोटोग्राफिक प्लेट काला होगा। इमेजिन कर पा रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ? यही तो दिखेगा, ऐसे ही दिखेगा। क्या दिखेगा? ये ऐसे ही। और यहां इमेजिन कर लो कि ये वायलेट कलर है ना? ये आपका इंडिगो है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है, ये येलो है, ये ऑरेंज है, ये रेड है। तो ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा था। व्हाइट लाइट गॉट स्प्लिटेड इनटू इट्स 7 कंपोनेंट्स, बट येलो अपने 2 ही कंपोनेंट में स्प्लिट हुई। येलो स्प्लिटेड इनटू 2 कंपोनेंट्स, अलग अलग वेवलेंथ होगा। देखो वो बैंड भी जो होता है ना आपका स्पेक्ट्रम, उसमें अपने ने क्या देखा था कि 400 से लेकर के 750 नैनोमीटर तक उसकी वेवलेंथ होती है, जहां पे ये आपका होता है वायलेट और ये होता है आपका रेड। अब विद इन द येलो कलर ऑल्सो एक बैंड होगा जिसमें अलग अलग शेड्स होंगे, अलग अलग वेवलेंथ होगी, अलग अलग स्पीड होगी। तो वो अपने उस स्पीड से स्प्लिट हुआ और आपको सिर्फ 2 लाइन मिली। तो इसको भी तो अपन एमिशन स्पेक्ट्रा ही बोलेंगे ना? क्यों? क्योंकि वो लाइट किसी सोर्स से एमिट होके आ रही है, तो ये स्पेक्ट्रा भी क्या कहलाएगा? एमिशन स्पेक्ट्रा। पर क्योंकि ये इसके जैसा कंटिन्यूअस बैंड नहीं है, तो इसलिए इसको क्या नाम देंगे अपन? सेकंड वाला क्या नाम लिखे हो? लाइन स्पेक्ट्रा। क्यों लाइन स्पेक्ट्रा बोले, कोई बताएगा मुझे? क्योंकि पूरे बैंड, पूरे पट्टी में आपको फोटोग्राफिक प्लेट में कुछ लाइंस मिल रही है, बस बैंड्स नहीं मिल रहे हैं लाइक दिस, जो कंटिन्यूटी में है। समझ में आया क्या? अभी अपन एमिशन स्पेक्ट्रा ही पढ़ रहे हैं, एब्जॉर्प्शन में तो पहुंचे नहीं है भाई, है ना? एमिशन स्पेक्ट्रा नाम से समझ में आ रहा है ना कि समवन इज एमिटिंग लाइट, समवन इज, वो सोर्स कुछ भी हो सकता है, दैट सोर्स कैन बी सनलाइट। तो व्हाइट कलर मिलेगा, 7 कलर में स्प्लिट होगी, कंटिन्यूस बैंड मिलेगा, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। किसी चीज को जला रहे हो तो वो अपनी चीज उस हिसाब से कलर देगी ना, हर कोई अपना अपना डिफरेंट कलर से बर्न होता है। तो मैंने यहाँ पे NaCl लिया तो आपको ये वाला मिला। अगर आप हाइड्रोजन को बर्न कराते वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के अंदर, तो ग्रीन मिल रहा था। तब आपको एक और ऐसी प्लेट लेना पड़ता, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन। अब ग्रीन वाले में आपको बहुत सारी लाइन अलग अलग कलर की मिलती, वो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा होता। किसका स्पेक्ट्रा होता? हाइड्रोजन का। ये किसका स्पेक्ट्रा है? सोडियम का, NaCl का। ये किसका स्पेक्ट्रा है? व्हाइट लाइट का। समझे क्या? तो ये होता है एमिशन स्पेक्ट्रा। हाँ, एक्चुअली हाइड्रोजन के, देखो इसमें वो क्या होता है, अब अगर आप पूछे हो मैं बताता हूं आपको। बोर ने क्या बोला था कि अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं, आप समझना चाहिए ध्यान से, है ना? ये मान लो फर्स्ट लेवल है के, फर्स्ट को क्या नाम दिए थे अपन? के। ये मान लो सेकेंड लेवल है एल, फिर एम, एन, ओ, पी, इनफाइनाइट तक। भले इलेक्ट्रॉन नहीं होगा उसमें अभी, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, सुन रहे हो क्या? हाइड्रोजन का क्या है? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। तो वो एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में ही रहता है, हमें पता है, n इज इक्वल्स टू 1। इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है जब उसकी एनर्जी कम होती है, तो उसको ग्राउंड स्टेट बोला जाता है। जैसे हम अगर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं तो हम बोलते हैं ना हम 7वें आसमान पर हैं। जब कुछ अच्छा होता है तो अपन एक्साइटेड रहते हैं, वी आर ऑन द 7वें आसमान, ठीक है? तो अभी ये इलेक्ट्रॉन कहाँ है? जमीन पर है। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी कम है। एनर्जी खत्म होगी तो वापस नीचे गिरोगे ना। तो ये अभी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? ग्राउंड स्टेट पे है। पर इसको एनर्जी मिलेगी, कैंडल जलाए थे ना, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिए थे ना, उससे क्या मिलेगी इसको? एनर्जी। तो ये एनर्जी लेके क्या करेगा
किसी भी हायर ऑर्बिट में जंप करेगा। देखो, जो न्यूक्लियस के पास की सबसे पहली ऑर्बिट होती है ना, उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, क्योंकि वो न्यूक्लियस के बहुत पास है, ट्रैक करके रखा हुआ है। पर उसके सेकंड वाले की एनर्जी फर्स्ट वाले से ज्यादा होती है। जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो ना न्यूक्लियस से, आप उसकी पकड़ से दूर जा रहे हो, तो आपकी एनर्जी बढ़ रही है। इसको इमेजिन करके देखो, आपको समझ में आएगा कि न्यूक्लियस के जितना पास है ना इलेक्ट्रॉन, उतनी कम एनर्जी है, क्योंकि उतना वो पकड़ के रखा है ना न्यूक्लियस उसको। पर जितना दूर रहेगा एनर्जी उसकी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन की। तो फर्स्ट शेल की एनर्जी सबसे कम होती है। n इज इक्वल्स टू 2 वाले शेल की एनर्जी उससे ज्यादा होती है, k की एनर्जी लेस होती है, l की एनर्जी उससे ज्यादा होती है। फिर n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 4, n इज इक्वल्स टू 5, n इज इक्वल्स टू 6 एंड सो ऑन, n इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। तो ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी अगर मिली, सुनो इधर, ये इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिली तो ये जंप करके कहां चला गया? सेकेंड ऑर्बिट पे। अब एक्साइटेड स्टेट ज्यादा देर तक नहीं रहती है, आप वापस से थक हार के बैठ ही जाओगे ना ग्राउंड स्टेट पे। तो ये इलेक्ट्रॉन चला तो गया एनर्जी लेके ऊपर, पर जब ये इसकी एनर्जी या जब ये थक जाएगा, एक्साइटेड स्टेट, इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट से वापस से कहां आएगा वो? ग्राउंड स्टेट में। और जब ग्राउंड स्टेट में आना है तो उसको एनर्जी कम चाहिए, ऊपर उसकी एनर्जी ज्यादा थी। तो जब वो ऊपर से नीचे आएगा ना, तो वो एक्सेस एनर्जी को लाइट के फॉर्म में एमिट करके वापस आएगा। E इज इक्वल्स टू एच न्यू। जितनी एनर्जी वो छोड़ के आ रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी की लाइट निकलेगी। अगर वो ज्यादा ऊपर से आ रहा होगा तो ज्यादा एनर्जी एमिट करते हुए आएगा। समझ रहे हो क्या आप लोग? यहाँ पे मान लो उसकी एनर्जी 200 जूल थी, यहां रहने के लिए उसको 50 जूल ही चाहिए, तो 150 जूल एमिट करते हुए आएगा ना। तो 150 जूल के हिसाब से जो लाइट की फ्रीक्वेंसी बनेगी, वो कलर आपको दिखेगा। तो अब इसके पास बहुत सारे ऑर्बिट है ना, तो अलग अलग ऑर्बिट में जब जाकर इलेक्ट्रॉन वापस ग्राउंड स्टेट में आता है, तो अलग अलग कलर की लाइट एमिट करता है। इसलिए बहुत सारी लाइंस दिखेंगी हमको हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में। एम आई क्लियर? यही रीजन है किसी भी एलिमेंट को जब आप बर्न करोगे तो वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक कलर की लाइट एमिट कर रहा है। इसका रीजन यही है कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल रही है, वो जंप करके ऊपर एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, एक्साइटेड स्टेट से जब वापस आ रहा है ग्राउंड स्टेट में, तो वो उसी एनर्जी की लाइट एमिट करते हुए वापस आ रहा है। क्योंकि एनर्जी लॉस नहीं होती ना भाई, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर लॉस्ट, राइट? तो वो एनर्जी कहां जाएगी? इट कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ लाइट। वो एनर्जी लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। एम आई क्लियर? हीट एनर्जी गॉट कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। समझ में आ रहा है क्या? यही कंसेप्ट अपन को हाइड्रोजन का समझना है कि ये हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रा होगा। अगर स्पेक्ट्रा को देखोगे हाइड्रोजन के, यू विल सी मेनी लाइंस। ऐसे आपको बहुत सारी लाइंस मिलेगी अलग अलग रीजन पे। अब ऐसा क्यों हुआ बताऊं आपको मैं। मान लो ओमांश ने उसको 2 से 1 में लाया होगा गिरा के, 3 से 1 में लाया होगा गिरा के, 4 से 1 में लाया होगा गिरा के, 5 से 1, 6 से 1, इंफिनिटी से 1। तो ओमांश को अलग अलग कलर की लाइट्स मिली। ठीक है, हाँ उसके आसपास ही रेंज होगा। ठीक है, अब जैसे अब इसने बीच में बोल दिया, अब ये इसने बोला श्री मैंने, सर जरूरी है क्या कि 3 से गिरेगा तो वो 1 पे ही जाएगा डायरेक्ट? हो सकता है वो 3 से 2 पे आ जाए। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई गिरा, ऐसे बीच में झाड़ वाड़ होगा तो पहले झाड़ में अटक गया, फिर 2 से 1 में आया। हो सकता है ना ऐसा? तो अगर वो 3 से डायरेक्टली 1 में नहीं आया, कहां गया? 2 में आया, तब तो एनर्जी डिफरेंस अलग होगा ना। 3 से 1 का एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, 3 से 2 का एनर्जी डिफरेंस कम है, तो लाइट का कलर भी तो अलग अलग होगा। तो 3 से 2 में आया, फिर बोला सर 4 से भी डायरेक्टली 1 में ना जाके 2 पे गिरा होगा, तो 4 से 2 में गिराओ, 5 से 2 में गिराओ, 6 से 2 में गिराओ। फिर इसका देखा देखी पृथ्वी बोला, सर 4 से 2 में क्यों गिरा रहे हैं? इसके बोलने पर 4 से 3 पे भी तो गिर सकता था, 5 से भी 3 में गिर सकता था, 6 से भी 3 में गिर सकता था, इंफिनिटी से भी 3 में गिर सकता था। इसको देखा देखी लक्ष्य भी बोला, सर 4 में गिराओ ना डायरेक्टली। तो 5 से 4 में गिराए, 6 से 4 में गिराए, 7 से 4 में गिराए। लाइकवाइज ऐसे अलग अलग सीरीज बनती गई। तो 5 साइंटिस्ट ऐसे बोले, आप 5 लोग बोले होंगे बस, उसके बाद नहीं बोला किसी ने। हाँ हाँ करेगा ना, तब थर्ड में जम किया तब तो थर्ड से सेकंड में आएगा ना।
फर्स्ट से सेकंड में गया तो सेकंड से फर्स्ट में वापस आ गया, फर्स्ट से थर्ड में गया होगा तो हो सकता है थर्ड से डायरेक्टली फर्स्ट में आए, या थर्ड से सेकंड में जाए, फिर सेकंड से फर्स्ट में आए। तो इस तरीके से अलग अलग कलर की लाइट मिलके पूरा बैंड रेडी हो जाएगा। हाँ, तभी तो आप लोग जब देखेंगे ना, आपकी बुक में भी पूरा हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बना हुआ है, देखना बहुत सारी लाइंस है। और उनको 5 साइंटिस्ट लोगों ने स्टडी किया था, ऐसे ही बोल के कि 1 पे गिराएंगे हर लाइट को, पहले डायरेक्टली 1 पे गिराएंगे, 2 से 1 पे, 3 से 1 पे, 4 से 1 पे, 5 से 1 पे, 6 से 1 पे। किसी दूसरे ने बोला कि 2 पे गिराओ, तो 3 से 2 पे, 4 से 2 पे, 5 से 2 पे, 6 से 2 से, 7 से 2 पे। किसी ने बोला नहीं 3 पे गिराओ, तो 4 से चालू करेंगे, फिर 2 से 3 पे थोड़ा गिरेगी, गिरना है तो ऊपर से नीचे गिरेगी ना, नीचे से ऊपर कैसे गिरते हैं। तो 4 से 3 पे, 5 से 3 पे, 6 से 3 पे, 7 से 3 पे। फिर एक ने बोला 4 पे गिराओ, तो 5 से 4 पे, 6 से 4 पे, ऐसे करके 5 साइंटिस्ट थे, है ना। अलग अलग नाम थे उनका, एक का नाम लाइमन था, एक का नाम बाल्मर था, एक का नाम पाशन था, फिर एक का नाम ब्रैकेट था, और पांचवे का नाम टीफन था। उन्हीं के नाम पे वो पांचों सीरीज बनी थी। समझ रहे हैं क्या? अपन आएंगे उसमें भी, इतना डिटेल में जाओ, पर ये क्लियर। अभी इससे वो सवाल पूछ रहा है ना, इसलिए मैंने बोला कि इतनी सारी लाइंस क्यों आ रही है, इसलिए आ रही है इतनी सारी लाइंस कि अलग अलग एनर्जी लेवल से अलग अलग एनर्जी लेवल पे जाएगा तो अलग अलग कलर की लाइट एमिट होगी। हाँ हाँ, नहीं ये कहाँ पे जाएगा वो कंट्रोल पर नहीं है। 4 से, तभी तो अपन सारी लाइट की पॉसिबिलिटी देख रहे हैं ना, कि 4 से 3 पे भी आ सकता है, 4 से 2 पे भी आ सकता है। 4 से 2 वाली का कौन बताया था? आप ही तो बताए थे 4 से 2 वाली ना, कि सर हर को 2 पे गिराओ। इसने बोला था हर को 1 पे गिराओ, आपने बोला था हर को 2 पे गिराओ, इसने बोला हर को 3 पे गिराओ। तो वो सारी लाइट कवर हो जाएगी, 4 से 2 वाली भी कवर हो जाएगी, 4 से 3 वाली भी कवर हो जाएगी, 4 से 1 वाली इसने कर दी थी। समझे क्या? तो सारी प्रोबेबिलिटी अपन यूज करके सारी लाइंस बनाएंगे, और उसी पूरी सीरीज ऑफ लाइंस को हम हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा बोलेंगे। कहने को एक ही इलेक्ट्रॉन है, पर देखो कितनी टाइप की लाइट एमिट कर रहा है वो, क्योंकि अलग अलग एनर्जी लेवल पे जा रहा है और वापस आ रहा है। इससे पता चला कि सिर्फ एक ऑर्बिट नहीं है, अलग अलग एनर्जी की ऑर्बिट्स हैं। समझ रहे हो क्या? ये पूरे टॉपिक से, जो आज का टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं ना, इसका ये सबूत है किसका, कि एटम में अलग अलग एनर्जी के ऑर्बिट्स होते हैं। आप समझे क्या? देखो रदरफोर्ड से बोर डायरेक्टली नहीं आया, 9th क्लास में भले अपन ने रदरफोर्ड से बोर डायरेक्टली पढ़ लिया था, बट एक्चुअली बीच में ये सारी चीजें हुई थी। लाइट का डुअल नेचर हुआ था, और ऐसा स्पेक्ट्रम समझाया गया था कि ऐसा होता है। इसी से पता चला कि क्यों इतनी सारी लाइन बन रही है। अगर सिर्फ एक ही लेवल होता तो इतनी सारी लाइंस नहीं बनती। लाइंस इतनी सारी इसलिए बनी क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी 2 से 1 में जंप किया, कभी 3 से 1 में जंप किया, कभी 4 से 1 में जंप किया, तो अलग अलग लाइंस बनती गई उसकी। इसका मतलब अलग अलग एनर्जी लेवल्स होंगे, एक ही एनर्जी लेवल नहीं है, तो अलग अलग एनर्जी लेवल का कंसेप्ट यहां से आया। तब बोर ने अपना मॉडल दिया कि बीच में न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ ऑर्बिट्स होती हैं, और उन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। और फिर उन्होंने ये भी बोला कि पहले ऑर्बिट की एनर्जी कम होती है, अगले ऑर्बिट की एनर्जी पहले वाले से ज्यादा होती है, एल नाम दिया उसको, फिर एम, एन, ओ, पी एंड सो ऑन। तब जाके वो एनर्जी ऑर्बिट का कंसेप्ट आया। एम आई क्लियर? ठीक है। अब आप सोचो, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो उसने इतनी सारी लाइट बनाई। जस्ट इमेजिन सोडियम के पास या और भी किसी एलिमेंट के पास तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो वो सारे इलेक्ट्रॉन जब ऐसे जंप करके वापस आएंगे तो कितना कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम बनेगा उनका। जस्ट इमेजिन। एम आई क्लियर? समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। तो हालांकि बोर ने अपनी स्टडी ना हाइड्रोजन तक ही सीमित करी थी, इसलिए उनका मॉडल भी फेल हो गया था। वो सिर्फ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम की बात कर रहे थे। हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब ये है, ऐसे सारे एटम जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। वो बोले कि और ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, तो उन्होंने आगे स्टडी नहीं करी इसकी। समझ रहे हैं कि अब 2 इलेक्ट्रॉन को सेम एनर्जी मिल रही है तो वो अलग अलग ऑर्बिट में जा रहे हैं। अभी तो अपन एक ही ऑर्बिट में थे, एक ही इलेक्ट्रॉन था। आप लिथियम में जाओगे तो 2 ऑर्बिट में 2 और 1 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है टोटल। तो वो कैसे कैसे जंप करके जब वापस आएंगे तो वो अलग अलग कलर की लाइट एमिट करेंगे। तो ही वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन ऑल द स्पेक्ट्रम्स, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा था। तो उन्होंने अपनी स्टडी कहां तक सीमित रखी, कहां तक लिमिटेड रखी? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज जिनके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। अब आप बोलोगे सर सिर्फ हाइड्रोजन ही तो है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। नहीं, आप He पॉजिटिव बना दो तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। एक लूज करा दिया ना अपन ने इलेक्ट्रॉन उसका। He के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर He पॉजिटिव के पास कितना होगा?
एक लूज करके तो He पॉजिटिव आया ना, तो वो हाइड्रोजन लाइक एटम हो गया। तो ऐसे सारे स्पीशीज जिसके पास एकमात्र इलेक्ट्रॉन है, दे आर कैटेगराइज्ड एज हाइड्रोजन लाइक एटम। और उन्हीं की स्टडी की थी बोर ने, फायर वाले को नहीं समझा पाए थे वो, इसलिए उनका मॉडल भी फेल हो गया था। समझ रहे क्या? बाद में अपन ऑर्बिट को भी फेल करने वाले हैं कि ऑर्बिट होता ही नहीं है। समझ रहे हैं क्या? उसके लिए अपन को फिर डुअल नेचर ऑफ मैटर पढ़ना पड़ेगा। अभी तक अपन डुअल नेचर ऑफ लाइट पढ़े हैं, वेव थ्योरी, पार्टिकल थ्योरी। वेव थ्योरी गिवन बाय मैक्सवेल, पार्टिकल थ्योरी गिवन बाय प्लैंक्स, E इज इक्वल्स टू एच। ठीक है, चलो क्या लिख रहे थे, ये हो गया क्या? दोनों समझ में आया क्या? ये अपन लिखे नहीं है ना दोनों को। ये था कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा और ये था लाइन स्पेक्ट्रा। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा किससे बना? व्हाइट लाइट से। तभी तो अपन ऊपर लिखे डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स, कि हमारे लाइट का सोर्स क्या है उसके हिसाब से कंटिन्यूस बनेगा या लाइन बनेगा। लाइन तब बनेगा जब कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट ही आ रही है, तो उसी कलर के आसपास आपको सारे बैंड्स मिलेंगे। ठीक है, चलो तो इन दोनों को लिख लेते हैं। देखेंगे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा में हाइफन डाल के, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा पहले लिख रहे हैं ना। when white light from any source when white light from any source when white light from any source, ये सब चीज अगर अभी थोड़ा बहुत डाउट हो रहा होगा ना तो टेंशन मत लेना, ये अपन पढ़ेंगे अभी, है ना। ये पूरा जो मैंने पांचों साइंटिस्ट के नाम बताया ना, लाइमन, बार्मर, पैशन, ब्रैकेट, पीफन, वो पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो उसका टेंशन मत लो अभी, पर पहले ये समझो स्पेक्ट्रा मतलब क्या होता है। ठीक है, हाँ। when white light from any source is analyzed by passing through a prism, is analyzed is analyzed by passing through a prism, is analyzed by passing through a prism, comma, it is observed that it is observed that it is observed that it splits up into seven, it splits up into seven, it splits up into seven different bands of colors. Seven different bands of colors from violet to red. From violet to red. From violet to red. तो कंटिन्यूस बोलने का रीजन है कि ये सारे एक दूसरे के बाद है, नो गैप इन बिटवीन। आपको बीच में कहीं भी ब्लैक पट्टी नहीं दिखेगी, लाइन से सातों कलर का बैंड दिखेगा, कंटिन्यूटी है। दैट इज वाई कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नाम पड़ा इसका। ठीक है, full stop. These colors are so continuous. These colors are so continuous. These colors are so continuous that each of them, that each of them, that each of them merges into the next. Merge मतलब मिल जाना. Merges into the next. Merges into the next. Full stop. Hence the spectrum is called continuous spectrum. Hence the spectrum is called continuous spectrum. Hence the spectrum is called continuous spectrum. हो गया? ये वाला डायग्राम बना लो ऊपर वाला। व्हाइट लाइट बनाना, प्रिज्म बनाना और दो बार रिफ्रैक्शन कराना, एक बार एयर टू ग्लास, ग्लास टू एयर, दो बार बेंडिंग करा के फोटोग्राफिक प्लेट ऐसे बना करके फिर ये भी बनाना। याद रखना नीचे वायलेट आएगा ऊपर रेड आएगा, उल्टा मत कर देना।
क्या हो गया? बन गया ये वाला। पी लिखेंगे लाइन स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा। आज कोई नीलेश आने वाला था, आया क्यों नहीं? लाइन स्पेक्ट्रा। चलो इसमें लिखेंगे। अब अपन व्हाइट लाइट नहीं लेने वाले हैं ना, व्हाइट से तो सातों कलर निकल जाते हैं ना, तो कंटिन्यूस बैंड नहीं मिलेगा हमेशा, तो हाइफन डाल के लिखेंगे when some volatile solid, when some volatile salt लिखे ना, when some volatile salt, example NaCl, example NaCl is placed in the is placed in the is placed in the Bunsen flame, BUNSEN। अपन केमिस्ट्री लैब में कभी भी ऐसे कैंडल में नहीं जलाते ना, एक छोटा सा वो होता है बंसन बर्नर, है ना, उस पे अपन जलाते हैं। ठीक है, यहाँ तो मैंने कैंडल ले लिया, पर ठीक है जलाना ही है। बंसन फ्लेम, BUNSEN, बंसन फ्लेम, और एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास्ड थ्रू अ गैस एट लो प्रेशर। जो ऊपर लिखे थे अपन, याद है डेफिनेशन में ऊपर लिखे थे ना, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास थ्रू अ गैस एट लो प्रेशर, वही लिख लो वापस से। और एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास्ड थ्रू अ गैस एट लो प्रेशर। लो प्रेशर लिखना मत भूलना ना, क्योंकि नॉर्मल प्रेशर पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती गैसेस, बट लो प्रेशर में करती हैं। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास थ्रू अ गैस एट लो प्रेशर, कमा लाइट इज एमिटेड। ऐसा दोनों करने पर लाइट एमिट होगी ना, सुन रहे हैं क्या? पहला वाला व्हाइट सोर्स से तो कॉन्टिन्यूस मिल गया। अब किसी पर्टिकुलर चीज को जलाना है, उसको जलाने के दो तरीके हैं, या तो आप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दो उसमें लो प्रेशर पे, या तो उसको बंसन फ्लेम में जलाओ। ठीक है, दोनों ही केस में क्या होगा, लाइट एमिट होगी। इसी लाइट को कहां डालना है, प्रिज्म में। फुल सवाल के लिखो, द कलर ऑफ लाइट, द कलर ऑफ लाइट, द कलर ऑफ लाइट एमिटेड, किस पे डिपेंड करेगा लाइट का कलर? सब्सटेंस पे जिसको जला रहे हो आप। द कलर ऑफ लाइट एमिटेड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सब्सटेंस। द कलर ऑफ लाइट एमिटेड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सब्सटेंस। ध्यान से लिखना, समझ के लिखना जो लिख रहे हो ना। द कलर ऑफ लाइट एमिटेड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सब्सटेंस। एक एग्जांपल पे लिखते हैं अपन, फॉर एग्जांपल सोडियम, फॉर एग्जांपल सोडियम और इट्स सॉल्ट, sodium or its salt emits yellow light, emits yellow light, while potassium, while potassium gives out violet light। आप KCl लेते तो वायलेट की तरफ आपको बैंड मिलता, लाइंस मिलती, सॉरी बैंड नहीं मिलेगा, आप क्या मिलेगी, लाइंस। अपन ने NaCl बर्न कर रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा, येलो वाले बैंड में कुछ लाइंस मिलेंगी। पोटेशियम गिव्स आउट वायलेट लाइट, फुल स्टॉप। हाँ हो गया। एक्चुअली अब ये कंपाउंड है ना, तो बाकी सारे इलेक्ट्रॉन बाउंडेड हो गए हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन फ्री है वही ऐसा जंपिंग करके लाइट एमिट कर पाएगा। ठीक है, पर अगर मैं सिंगल एटम की बात कर रहा हूं तो वहां बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो सकते हैं ऑन गिविंग एनर्जी, तो वो बहुत सारे लाइंस एमिट करेंगे। ठीक है, चलो उसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं ना।